नमस्कार दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग ज़्यादातर इसलिए जानते हैं क्योंकि उन्होंने भारत का एकीकरण किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि सरदार पटेल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। यही नहीं, भारत के आज़ादी के पहले 3 साल में वे उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री और सूचना मंत्री भी बने थे। 500 से अधिक देशी रियासतों का एकीकरण करना देश की सबसे बड़ी समस्या थी, जिसको सरदार पटेल ने अपनी कुशल कूटनीति और डंडे के जोर पर एकजुट किया। दोस्तों, अगर वह ऐसा नहीं करते तो आज भारत एक नहीं बल्कि 500 से अधिक देशों का एक देश होता और भारत के किसी एक कोने से दूसरे कोने में जाने के लिए आपको लगभग 5 से 6 वीजा लेना पड़ता। और दोस्तों, उनके इसी उपलब्धि के चलते उन्हें भारत का लौह पुरुष और भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। मरणोपरांत साल 1991 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है और साल 2014 से उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों इन महान व्यक्ति के बारे में आज के इस वीडियो में। हमेशा की तरह शुरू से ही शुरू करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम में सरदार पहले से नहीं था, बाद में जोड़ा गया था। इसकी एक अलग घटना है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सरदार पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडिया में हुआ था। कहा जाता है कि उनका जन्म लेवा पट्टीदार यानी कि पटेल के एक जिम्मेदार परिवार में हुआ था। लेकिन उनके आगे की कहानी के अनुसार उनकी फैमिली हालत उतनी ठीक नहीं थी। वो अपने पिता झवेर भाई पटेल और माता लार बाई के चौथे संतान थे। उनके बाद भी उनकी एक छोटी सिस्टर है जिसके बारे में आपको ज्यादा बताया नहीं जाता है। पारंपरिक हिंदू माहौल में पले बड़े सरदार पटेल ने अपनी प्राथमिक शिक्षा करमसद से और सेकेंडरी एजुकेशन पेटलाद से, लेकिन उन्होंने अधिकतर ज्ञान स्व अध्ययन से प्राप्त करी है। 16 वर्ष की आयु में झवेरवा नाम की एक लड़की से उनकी शादी होती है। 22 साल की आयु में वो मैट्रिक की परीक्षा पास करते हैं और उसके बाद जिला अधिवक्ता की परीक्षा में सफल होते हैं, जिससे उनको वकालत करने की अनुमति मिल जाती है। साल 1900 में वो गोधरा में एक जिला अधिवक्ता कार्यालय खोलते हैं, जहां वो छोटे मोटे मुकदमों को सटीकता से प्रस्तुत कर वहां के अंग्रेजी न्यायाधीशों को चुनौती देते हुए एक विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। साल 1908 में उनकी पत्नी की डेथ हो जाती है, जिससे उनको एक पुत्री मणिबेन पटेल और पुत्र दहिया भाई पटेल थे। पत्नी की डेथ के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी और वकालत को मजबूत करने के लिए लंदन चले गए। फरवरी 1913 में भारत आए और अहमदाबाद में बस गए और वहां उन्होंने वकालत के क्षेत्र में बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त करी, जो इंग्लैंड में वकालत के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपाधि होती है। सन 1917 में वो गांधी जी से प्रभावित होकर उनके सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होते हैं, जिसके बाद से उन्हें लगता है कि उनके जीवन की अब दिशा ही बदल गई। लेकिन वो गांधी के विश्वासों और आदर्शों के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि आधुनिक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से अनरिलेवेंट है। साल 1924 से 28 में पहली बार अहमदाबाद नगर के नगर पालिका चुने गए और उसी समय गुजरात में किसान आंदोलन शुरू हुआ था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सरदार पटेल के नाम में सरदार को लेकर 2 आर्गुमेंट दिए जाते हैं। पहला ये कि बारदोली की महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी जब वो किसान आंदोलन में उनकी सहायता कर रहे थे, और दूसरा ये कि महात्मा गांधी ने सन 1931 में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी जब वो किसान आंदोलन को अपनी कुशलता से सुलझा दिए थे। दोस्तों, इन दोनों आर्गुमेंट में बारदोली सत्याग्रह कॉमन है। अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। जब कृषि आंदोलन शुरू हुआ तब सरदार वल्लभ भाई पटेल इस आंदोलन में शामिल हुए और इसका विरोध करने लगे। दरअसल अधिक बारिश के कारण किसानों की फसल खराब हो गई थी और वहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने किसानों के कर को 30% से बढ़ा दिया था, जिसको लेकर महात्मा गांधी भी सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे। इसी आंदोलन के दौरान बारदोली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर पुकारने लगे। आंदोलन सक्सेसफुल रहा और किसानों को कर को 30% से घटाकर 6% कर दिया गया। वल्लभ भाई पटेल के इसी कार्य से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने सन 1931 में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इसके बाद वो कई बड़े आंदोलनों में शामिल हुए और ऐसे आंदोलनों की वजह से उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा था। 1930 की नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान उन्हें 3 महीने की जेल हुई थी। 1937 के चुनाव में सरदार पटेल उम्मीदवार थे, लेकिन महात्मा गांधी के दबाव के कारण उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। एक बार फिर 1940 में कांग्रेस के अन्य नेताओं के साथ उन्हें भी जेल जाना पड़ा था। देश की आजादी के बाद सन 1947 में कांग्रेस समिति सरदार पटेल को
प्रधानमंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी की आदर करते हुए सरदार पटेल ने फिर से अपना नाम वापस ले लिया और पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया और उन्हें उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का कार्य सौंपा गया। दोस्तों, जब वो गृह मंत्री बने तब उनका एक ही मिशन था, सभी देशी रियासतों का एकीकरण करना। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों कि शायद महात्मा गांधी को यह पहले से पता था कि इतने बड़े बिखरे देशी रियासतों का एकीकरण करना सरदार पटेल के अलावा किसी से संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री की जगह उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनाया, क्योंकि प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए शायद वे काम नहीं कर पाते। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार पटेल। कहा जाता है कि इन दोनों में आकाश पाताल का अंतर था, जबकि दोनों एक ही जगह इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करी थी। नेहरू जी जो सोचते थे सरदार पटेल वो कर डालते थे। 5 जुलाई 1947 को रियासत विभाग की स्थापना की गई। एक बार सरदार पटेल को पता चला कि बस्तर में सोने का खदान मिला है, जिसको हैदराबाद की निजाम सरकार खरीदना चाहती है। ये बात सुनकर सरदार पटेल हैरान हो जाते हैं और अपना थैला लेकर बीबी ममन के साथ चल पड़ते हैं और उड़ीसा पहुंचते हैं और वहां के 23 राजाओं से कहते हैं, कुएं के मेढक मत बनो, महासागर में आ जाओ। यहाँ एक चीज अच्छी थी कि वहाँ के लोग भी यही चाहते थे। यहाँ से वो नागपुर जाते हैं और वहाँ के 38 रियासत राजाओं से मिलते हैं और उन्हें कन्विंस करते हैं। दोस्तों, यहाँ की एक अलग सिविलाइजेशन थी। इस स्टेट को सैल्यूट स्टेट कहा जाता था। यहाँ के राजाओं से जब भी कोई मिलने आता तो उसे तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन सरदार पटेल के जाने के बाद यह उनकी आखिरी सलामी थी, क्योंकि वो भी भारत का हिस्सा बनने को तैयार हो जाते हैं। सरदार पटेल यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कठियावाड़ा पहुँचते हैं। वहाँ 250 रियासतें थी, जिसमें से कुछ 20 गांवों की ही रियासतें थी। सबका एकीकरण करते हुए मुंबई पहुंचते हैं और वहां के आसपास के राजाओं की सत्ता को कब्जे में लेते हैं और वहां से सीधे पटियाला पहुंचते हैं और देखते हैं कि खजाना गायब है। फरीदाबाद के राजा से बात करने की कोशिश करते हैं तो बात करने से इनकार कर देता है। इसके बाद सरदार पटेल फरीदाबाद के नक्शे पर पेंसिल घुमाते हुए कहते हैं कि क्या मर्जी है। ये देखते ही राजा कांपने लगता है और भारत में मिलने को तैयार हो जाता है। दोस्तों, ऐसे ही कुशल कूटनीति के द्वारा सरदार पटेल सभी रियासतों को एकजुट कर लेते हैं, बस 3 रियासत को छोड़कर, जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। 9 अगस्त 1947 को जूनागढ़ का नवाब सरदार पटेल की डर से पाकिस्तान भाग जाता है। अब जूनागढ़ को भी भारत में मिला दिया जाता है। दोस्तों, कश्मीर रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने अंदर में ले लेते हैं, जो कि कंट्रोवर्शियल पॉइंट है। अब बात आती है हैदराबाद की। हैदराबाद देश की सबसे बड़ी रियासत थी। यहाँ के निजाम भारत में मिलना नहीं चाहते थे और वो अलग देश की मांग कर रहे थे। इसके लिए वो पाकिस्तान के प्रोत्साहन से हैदराबाद में अपनी सेना बढ़ाने लगते हैं। हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए सरदार पटेल ऑपरेशन पोलो चलाते हैं, जिसमें वो अपनी सेना को धीरे धीरे हैदराबाद के अंदर भेजने लगते हैं और इसके 3 दिन बाद ही निजाम सरकार आत्मसमर्पण कर देता है। भारत के 500 से अधिक रियासतों का एकीकरण सफलतापूर्वक हो गया, जिसे बिना किसी के खून बहाए सरदार पटेल ने अपनी कुशल कूटनीति से देश के सभी रियासतों का एकीकरण किया। इनके इन महान कार्य के लिए महात्मा गांधी ने इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी। जिस तरह जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने अपनी भूमिका निभाई थी, सेम वही कार्य सरदार पटेल भारत में कर रहे थे, इसलिए उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। 15 दिसंबर 1950 भारत के महान नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल दिल के दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो जाती है। इस दिन पूरा देश शोक में डूब जाता है। दोस्तों, सरदार पटेल ने जो देश के लिए किया वो शायद ही कोई नेता कर पाता। सरदार पटेल के महान कार्य और योगदान के लिए साल 1991 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। इनके इन महान योगदानों पर हजारों किताबें लिखी गई और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2013 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के 137वें जन्मदिन पर सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण नर्मदा नदी के किनारे करने की घोषणा करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद साल 2014 से निर्माण कार्य शुरू करते हैं, जो 31 अक्टूबर 2018 को निर्माण कार्य पूरा होता है। दोस्तों, सरदार पटेल के सम्मान में बने इस 300 करोड़ की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में कई राज छुपे हुए हैं, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। खैर, आपको सरदार पटेल की बायोग्राफी कैसे लगी वीडियो के नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वीडियो लेट आने का कारण छठ है। छठ में मैं घर चला गया था। अब वीडियो रेगुलर आते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।